आज हमको पॉइंट नंबर 9.9 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करना है। देखो, ये जो पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपने 11th क्लास में भी डिस्कस किया होगा। 11th क्लास में ये पॉइंट है। तो पहली बात है कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए हमको क्यों डिस्कस करना है। तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 6 देखना। लेक्चर नंबर 6 में हमने वर्नर थ्योरी देखा था। तो वर्नर जो थे, अल्फ्रेड वर्नर, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे who tried to explain the nature of coordinate bond in coordinate compound, complex compound, who tried to explain the nature of bonding in complex compound। पर उनका जो थ्योरी था, उन्होंने जो बताया वर्नर ने, उसके कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी? वर्नर थ्योरी में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, वो ये नहीं बता सके कि कुछ एलिमेंट है डी ब्लॉक के, वो ही सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड तैयार करते हैं। वाई ओनली certain element show notable property of coordinate compound formation, कि कुछ एलिमेंट जो है वो ही इस प्रकार के कंपाउंड क्यों तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में वर्नर थ्योरी में कुछ भी बताया नहीं गया है। बाद में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दे पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो पैरा मैग्नेटिक है, और कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो डाई मैग्नेटिक है। तो कुछ कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक क्यों रहते हैं? वाई सर्टन कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर पैरा मैग्नेटिक, वाई सर्टन कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर डाई मैग्नेटिक। इसके बारे में वर्नर जो है वो कुछ बता नहीं सके। पैरामैग्नेटिक के लिए, यदि किसी एलिमेंट के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। देखो, यदि अगर आप पी ब्लॉक लिखोगे, समझ लो पी, तो हमको मालूम है पी में 3 प्रकार का ओरिएंटेशन रहता है, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। अब 3 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक यहां, एक यहां। इसी को बोलते हैं हुम्स रूल। वो रूल क्या रहता है? 11th क्लास में आपने देखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल इन सच ए वे सो दैट देयर शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक को एक 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 मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर 2, इसमें 1, इसमें 0, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ लो, चौथा इलेक्ट्रॉन रहा, फिर चौथा यहां आएगा, तो ये हो गया पेयर, ये हो गया अनपेयर। फिर 5वां रहेगा तो यहां, 6वां रहेगा तो यहां। तो किसी कंपाउंड के पास में या सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक या एक से ज्यादा, तो ऐसा कंपाउंड जो रहेगा वो पैरामैग्नेटिक, बिकॉज they are attracted by the magnetic field। और समझ लो ऐसा हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, P6 है। देखो, अब P6 में क्या हुआ? पहले यहां एक, यहां एक, यहां एक, 4th, 5th, 6th, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। एक की स्पिन अप है, एक की स्पिन डाउन है, इसको बोलते हैं पेयर्ड। देन such compound will be diamagnetic, means they are repelled by the magnetic field।
तो ये जो पॉइंट था कि वाई सम कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, why certain coordinate compounds are dimagnetic, there is no explanation for this in Werner theory. और तीसरा पॉइंट कि जो कोऑर्डिनेट का बॉन्ड रहता है इट हैज गॉट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है दे हैव गॉट डेफिनाइट ज्योमेट्री, उनको ज्योमेट्री रहती है। तो इसके पहले के 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम 2 to 10। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या, वो भी इसके पहले के लेक्चर में हमने चर्चा की है, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कैन रेंज फ्रॉम 2 to 10, पर जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4 और 6। और हमको 12th क्लास में ऐसे ही कंपाउंड की चर्चा करनी है कि जिसके अंदर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड बहुत ज्यादा है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तब है ना 2 प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रन और स्क्वायर प्लेनर। जब टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री रहती है तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, और स्क्वायर प्लेनर के वक्त dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तब ज्योमेट्री रहता है ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री रहेगी तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा रहता है d2sp3 या sp3d2, ये 2 में से कोई भी, then it will have octahedral geometry. So, Werner theory does not give any explanation for geometry of the coordinate compound. And to explain all this, there was need of another theory. और ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नई थ्योरी की आवश्यकता थी। वो जो थ्योरी है वो देने का काम किया, आपको साइंटिस्ट का नाम मालूम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने किया? लिनिस पॉलिंग। तो लिनिस पॉलिंग जो है उन्होंने ये थ्योरी दी। अब ये थ्योरी समझने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा के रखता हूं। वो पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट है ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगा, आपको 11th क्लास में काम में आएगा, 12th में, और बाकी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो पॉइंट है बहुत कम विद्यार्थियों को समझता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं, और इसको और डिटेल में आपको देखना हो तो मैं इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक 5-6 वीडियो बनाकर उसको बाद में अपलोड करता हूँ। पूरा हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी जितना आपको बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, उससे आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड समझने में एकदम आसानी होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी आवश्यकता क्या है? Why there is need for concept of hybridization? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, कैसे होता है, ये डिटेल में आपको समझा देता हूं। तो why there is need for concept of hybridization? देखो कॉमन एलिमेंट लेता हूं, कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर इज 6। देखो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, यस जो रहता है ना उसमें एक ही प्रकार का ओरिएंटेशन रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन अप एक की स्पिन डाउन। 2s2 in yes there is only one orientation possible. There are 2 electrons, one will have spin in upward direction, another in downward direction। और p में कितने प्रकार का ओरिएंटेशन रहता है? 3। यह है 2px 2py 2pz।
दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक, इसमें एक। देखो उसको दूर दूर क्यों लिखा, ऐसा लिखा फिर स्पेस। 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा रहती है, 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा रहती है, और ये तीनों को अटैच करके लिखा। इसका कारण है 2pf, 2py, 2pz तीनों की एनर्जी सेम रहती है। ठीक, अब यहां आप देखोगे कि कार्बन इट हैज गॉट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका पोस्टुलेट क्या है, 11th क्लास में है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कितने बॉन्ड बनेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कार्बन ने ऐसे कंपाउंड तैयार करने चाहिए जो डाइवैलेंट है, यानी 2 बॉन्ड वाले। पर कार्बन ऐसे लाखों कंपाउंड तैयार करता है जिसके अंदर वो टेट्रावैलेंट है। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड टेट्रावैलेंट है। तो फिर यदि ऐसा होगा तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। ये समझाने के लिए फिर लिनियस पॉलिंग नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट बताया। उन्होंने बताया हाइब्रिडाइजेशन में 3 स्टेप रहती है। पहली स्टेप रहती है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, दूसरा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और तीसरा रहता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है अब 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, ये ग्राउंड स्टेट है। कार्बन जो है इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है 2s में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर टूटेगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल splits up and one of the electron is promoted to some higher energy vacant orbital. वैकेंट यानी खाली। हायर एनर्जी 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा रहती है, अभी बताया। अब आप बोलोगे सर लोअर एनर्जी, फिर 1s की तो एनर्जी और भी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता क्या? तो जवाब है नहीं। इसका कारण है 1s जो है वो अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन है, इट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको बताया था कार्बन का नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2-4। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए 1s2s लिखा हुआ है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई काम नहीं है। इसलिए लोअर एनर्जी से एक पेयर टूट जाएगा, स्प्लिट होगा, एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द हायर एनर्जी वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर टूट गई और यहां गई, तो उसके लिए एनर्जी कहां से? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कोई चीज जाएगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और ये ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो ग्राउंड स्टेट यानी कैसा? यदि हम समझ लो ऐसी मैच देख रहे हैं, मैच चालू है, हाँ, तो हम कैसा लिखेंगे? 20 के ओवर चालू है, और समझ लो मैच ऐसे पोजीशन पे है कि भारत को जीतने के लिए 2 बॉल पे 5 रन चाहिए, और उधर से बैटिंग जो है उस एंड पे वो बुमराह है बैटिंग क्रीज पे, इस एंड पे जो है विराट कोहली है,
अब 2 बॉल बचे, तो फिर हमारी इच्छा क्या रहती है कि किसी प्रकार से बुमराह जो है 1 रन ले, स्ट्राइक जो है विराट कोहली को दे, और विराट कोहली यदि आ जाए उस साइड में 1 बॉल 4 रन, फिर हम कैसा मैच देखते हैं, है ना, एकदम एक्साइटेड होके, वो हो गई एक्साइटेड स्टेट। देखो नॉर्मल मैच कैसे देखेंगे, और ऐसी टेंस सिचुएशन आ जाए तो कार्बन जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगी। देखो ये कार्बन जो है, इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन। अब when these 4 hydrogen approach carbon for the formation of bond, then energy is given out. Whenever there is formation of bond, energy is given out. Of this energy, carbon absorb little amount of energy, due to which pair of electron in lower energy orbital split up and इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू सम हायर एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल। यहां चला गया। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन यानी हमारा जो काम है वो बन गया, बात बन गई। पर अब जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे मालूम है। देखो 1 बॉन्ड ऐसा छोटा और 3 बॉन्ड जो है ऐसे लंबे। ऐसा क्यों? इसका कारण है यस ऑर्बिटल जो रहता है वो कैसा रहता है, ऐसा स्फेरिकल है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है, ऐसा। इसको कौन सा शेप बोलते हैं, डम्बेल, डम्बेल शेप। अब डम्बेल शेप रहेगा तो पी ऑर्बिटल जो है उसके बॉन्ड बनेंगे ऐसे लंबे, लॉन्गर, और यस ऑर्बिटल जो रहेगा वो बॉन्ड बनेगा छोटा। यानी कार्बन जो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड छोटा रहेगा, शॉर्टर द बॉन्ड, और इसलिए वो बॉन्ड मजबूत रहेगा, और 3 बॉन्ड रहेंगे लॉन्गर इन लेंथ एंड देयरफॉर वीकर। पर हमको मालूम है कार्बन जो चारों बॉन्ड बनाता है दे आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, उनकी एनर्जी सेम रहती है। इसमें से कोई भी बॉन्ड यदि आपको तोड़ना हो, यू विल नीड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर ये कैसा एक्सप्लेन करें? इसके लिए लिनियस पॉलिंग ने एक कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने क्या बोला, इन हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। यानी क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इसका मिक्सिंग होगा। ऐसा हुआ आपके घर में आपके 4 दोस्त आ जाए, हाँ, झुमकाने में, और आपके घर में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसा है, आपके घर में 3 बॉटल कोको कोला रखा हुआ है और 1 बॉटल ऑरेंज रखा है। तो आप क्या करोगे? आपके 4 अच्छे दोस्त हैं, 3 दोस्तों को कोको कोला, 1 दोस्त को ऑरेंज। तो इससे होगा क्या मालूम है, ये 3 दोस्त जो है आपके, ये खुश हो गए कि नहीं हो गए मालूम नहीं, पर 1 दोस्त जरूर नाराज हो जाएगा। इसका कारण है कोको कोला की कीमत है 20 रुपए, ऑरेंज की कीमत है 5 रुपए। तो क्या होगा, जिसको 5 रुपए वाला ऑरेंज मिलेगा वो दोस्त नाराज होगा, बाकी 3 दोस्तों को 20-20 रुपए वाला कोको कोला और मुझे 5 रुपए वाला ऑरेंज। फिर आप क्या करोगे? आपके 65 रुपए भी खर्च हो गए, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एक बहुत अच्छा दोस्त आपसे नाराज हो रहा है। तो आप क्या करोगे? क्या करना है, ये 4 बॉटल में का जो सॉल्यूशन है, कोको कोला की 3 बॉटल एक बर्तन के अंदर डाल दो सॉल्यूशन, और ऑरेंज भी डाल दो, स्टर इट, हाँ, और फिर क्या करो, 4 ग्लास में भर के दे दो। अब आपके दोस्त जब पिएंगे तो उनको क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपने भर के रख दिया ग्लास के अंदर में। अब बताओ ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, कोको कोला का है कि ऑरेंज का है? इट हैज गॉट 75% कैरेक्टर ऑफ कोक एंड 25% कैरेक्टर ऑफ ऑरेंज, है ना, क्योंकि आपने 3 बॉटल कोको कोला 1 बॉटल ऑरेंज मिक्स की। अब इट इज नाइदर कोक नॉट ऑरेंज,
ऐसे ये प्योर सॉल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन। लिनस पॉलिंग ने बताया उसी प्रकार से एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल इसका मिक्सिंग होगा और इससे मिलेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे मिलेंगे, देखो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा मिल जाएंगे। अब ये 4sp3 जो है इसके अंदर में 75% कैरेक्टर p का है और 25% कैरेक्टर s का है, जैसा यहाँ सॉल्यूशन में हुआ वैसे। इसको क्या बोलते मालूम है? 4 क्यों बोला? 1 s, दिस इज 1 s और 3p इसका मिक्सिंग किया। यदि आप 4 बॉटल सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो आपको कितने बॉटल सॉल्यूशन मिलेगा? 4 बॉटल। इसलिए आपको जो 4 ऑर्बिटल मिले वो 4 इसका नाम है sp3। sp3 क्यों? इट इज फॉर्म फ्रॉम 1s and 3p ऑर्बिटल। वैसे अभी जैसे आपको बताया dsp2 माने एक d एक s और 2p इसका मिक्सिंग होगा। ये आपको बताया था d2sp3 यानी 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल इसका मिक्सिंग होगा 4sp3। sp3 को बोला एक s और 3p इसका मिक्सिंग हो रहा है और ये s ऑर्बिटल है कि p ऑर्बिटल है, इसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड they are neither s, they are neither p, they are having 75% character of p, 25% character of s। अब 4 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। यह हो गया सब कार्बन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? मिक्सिंग, यानी जैसे आप ये 4 सॉल्यूशन को मिक्स करते हो वैसा यह ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ये फिर से भर के रख दिए 4 ग्लास। उसी प्रकार से ऑर्बिटल फिर से रख दिए। मिक्सिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी अलग है, पर ये 3p की एनर्जी सेम है। मिक्सिंग आप यहाँ ध्यान दो एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। मिक्सिंग है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन फिर से 4 ग्लास भर दिए। आप कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी 20 रुपए 5 रुपए, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ सेम एनर्जी। यानी 4 बॉटल मिक्स करोगे 4 ही बॉटल मिलेगा, इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी। अब चारों के अंदर में 75% कोको कोला है, 25% ऑरेंज है, इसको मिक्स किया। अब ये चारों की एनर्जी सेम है। अब ये हाइब्रिडाइज स्टेट जो है, देखो ये हो गया कार्बन इन एक्सल्ट स्टेट। अब कार्बन इन हाइब्रिडाइज स्टेट ऊपर लिखता हूं, कार्बन इन हाइब्रिडाइज स्टेट कैसे रहेगा? 1s2, ये तो सिर्फ लिखना है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये देखो अब बोलो इसमें s कौन है, p कौन है? कोई भी नहीं। यह 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑर्बिटल है, हर एक को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अकॉर्डिंग टू हुंसुल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुंसुल, राइट, एज इन एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हुंसुल लगता है वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी हुंसुल लगता है। अब 4 हाइड्रोजन, देखो अब तक हाइड्रोजन आया नहीं है। मिथेन में क्या था? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्या करते हैं? अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का नंबर है 1, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जैसा। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ? कार्बन का। देखो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड क्या करेगा, या हाइड्रोजन गोल्ड क्यों निकाला? स्पेरिकल शेप, जैसा ऑर्बिटल का। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ ओवरलैप। यहाँ बॉन्ड बन गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा, ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। ये जो हर एक एंगल है
ये हर एक एंगल 109.5 डिग्री या इसी को बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, यानी क्या रहता है 60 मिनट यानी 1 डिग्री होता है, इसलिए 28 मिनट यानी अप्रोक्सीमेटली 0.5 डिग्री। आप बोलोगे सर ये बॉन्ड तो ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। ये जो ज्योमेट्री है ना ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। ये वाला जो लोब है ये पीछे की दिशा में है। आपको इसके लिए मैं एक ये बॉल एंड स्ट्रिक मॉडल दिखाता हूँ। देखो शेप इज लाइक दिस, ये जो है ये पीछे की साइड में देखो, हाँ, और ये चारों जो एंगल है 109.5 डिग्री ये पीछे ऐसा। ये दिस इज कार्बन, दिस आर 4 हाइड्रोजन, द डायग्राम इज 3D। तो आज सबसे पहले आपको मैंने ये पॉइंट बताया, अब ये सुन लोगे आप, अब इसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपके लिए एकदम आसान काम है। इसको अच्छे से आप 2 बार सुन के रखना। अगले लेक्चर में मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके 7-8 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ।